तो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे YouTube चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में देख रहे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम 2022 का सॉल्व करना चालू किए थे, जिसमें से हम बहुत कुछ देख चुके हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 18, 17, 16, 15 और 14। इसमें टोटल हम अथवा क्वेश्चन भी देखे थे। टोटल 10 क्वेश्चन देखे थे। आज हम क्वेश्चन 13 से देखेंगे, जो आगे का बचा हुआ है। ये 2022 का है, तो 2022 में आया हुआ था। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बोल रही है कि मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, जो कि समकोण त्रिभुज है, मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसमें जो ये कर्ण का वर्ग है, मतलब जो AC का वर्ग है, ये बराबर होना चाहिए किसके? AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के। ये चीज़ हमको प्रूफ करके बताना है। तो चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसा होता है ये। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? सॉल्व किए, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कैसे बनाओगे? ये ये और ये। इसमें क्या दिख रहा है? देखो, इसमें दिख रहा है ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ये कुल मिला के ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, जहाँ ये B है, ये C है और ये A है। हम इसको ऐसे पलट के इस प्रकार से रखे हैं कि B जो है नीचे था वो उल्टा ऊपर हो गया है, और ये कर्ण है इसमें, और ये आधार है, और ये लंब है, ठीक है। तो ये बन गया त्रिभुज। अब हम क्या किए, बी से जो है AC में एक लंब खींच देते हैं, जिसको BD नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे भी समकोण बन रहा है, ये भी 90 अंश का बनेगा, ये भी 90 अंश का बनेगा, और ये भी 90 अंश का बनेगा। तो हमको यहाँ पे त्रिभुज जो है मिल चुका है। लिखोगे कैसे इसको? लिखोगे ऐसा कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मतलब कि हम जो जो सिद्ध करना है उसको पहले लिखो। सॉल्व लिखने के बाद लिखना कि दिया है एक समकोण त्रिभुज है, और हमको सिद्ध करना है कि इसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात हमको क्या सिद्ध करना है कि जो AC का वर्ग होता है, AC का वर्ग, ये करना है इसके लिए, क्वेश्चन के लिए, AC का वर्ग बराबर होता है AB के वर्ग से और AC के वर्ग के योगफल से, ठीक है। तो हो गया, क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखे, सिद्ध क्या करना है वो लिखे। अब सॉल्व कैसे करोगे? देखो, अब डायग्राम को देखो। यहाँ पे आपको त्रिभुज, कितना त्रिभुज दिख रहा है? 3 त्रिभुज है। एक है ABC, एक है ABD और एक है DBC या BDC। क्योंकि जहाँ कोण बनता है उसको हम बीच में रखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ B में कोण बन रहा है तो ABC बोले, यहाँ D में कोण बन रहा है तो ADB बोले, फिर से D में बन रहा है तो BDC बोलो या CDB बोलो, चलेगा, ठीक है। तो हम पहले दो त्रिभुज को लेकर चलते हैं। पहले दो त्रिभुज को लेकर चलेंगे, जिसमें क्या रहेगा? ABC तथा ADB को लेकर चलते हैं, ठीक है। ADB में ये दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज को लेकर चले। इसमें आप देखो क्या दिख रहा है आपको, कि जो ABC में जो कोण B है और ADB में जो कोण D है, ठीक है, ये दोनों क्या है? 90 अंश है दोनों, ठीक है। कोण B भी 90 अंश का है, कोण D भी जो इधर बन रहा है ये 90 अंश का है, ठीक। और क्या दिख रहा है इसमें? कोण A जो है क्या है? दोनों में कॉमन है। कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है ना। उभयनिष्ठ लिखो या कॉमन लिखो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो ABC है वो समरूप रहेगा किसके? ADB के, ठीक है। समरूप क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कोण कोण समरूपता है, मतलब दोनों कोण, मतलब इस दोनों त्रिभुज में कोण जो A है वो दोनों में आ रहा है, मतलब ये कोण कोण समरूपता है। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो ऐसे में इसको लिख सकते हैं AB/AC, ठीक है। AB/AC इज इक्वल टू रहेगा AD/AB, AD/AB, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? AB² इज इक्वल टू AD इंटू AC। ये समीकरण एक आ गया। इसका इससे गुणा हो गया, इसका इससे गुणा हो गया, तो AB² हो गया, और ये AD इंटू AC हो गया। पहला समीकरण मिल गया। अब सेम ऐसी क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज में देखते हैं। तो दूसरे त्रिभुज में देखेंगे तो इस बार ABC रहेगा और इस बार BDC रहेगा, ठीक है। BDC। अब ध्यान दो, इसमें हमको क्या चाहिए? देखो, AB² मिल गया है, जो चाहिए था वो। हमको एक और चाहिए, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस ये BC² है, ठीक है। तो हमको BC और चाहिए, AB मिल गया है, BC और चाहिए। तो हमको इस त्रिभुज से, जो अभी दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, उससे BC मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, इसमें कोण B और कोण D दोनों कोण आ रहा है, दोनों 90 अंश का है।
जिसमें से कोण ए क्या है दोनों में, इस बार ए नहीं है, इस बार क्या है बी है, तो कोण बी क्या है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कोण बी जब उभयनिष्ठ है तब क्या होगा, जो ए बी सी समरूप होगा किसके, बी डी सी के। ठीक है, ए बी सी अब बी डी सी के समरूप हो गया। तो इस सिचुएशन में इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे ए सी। ठीक है, बी सी बटे ए सी इज इक्वल टू रहेगा डी सी बटे बी सी, डी सी बटे बी सी। ठीक है, इसको इस प्रकार से लेना है कि हमको बी सी स्क्वायर मिल जाए। तो बी सी यहाँ है और बी सी यहाँ है, तो बी सी बटे ए सी कर रहे हैं और बी डी बटे बी सी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है वो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये वाला पोर्शन हमको मिल गया यहाँ से। और इस साइड क्या बच रहा है, ए डी ए सी, ए डी मतलब ए सी डी सी। तो जो मिल रहा है उसको लिखो ए डी ए सी, और ये जुड़ किससे जुड़ेगा, ए सी डी सी से। अब इन दोनों में देखो ए सी कॉमन है तो ए सी ले लो कॉमन, ए सी जैसे कॉमन लिए अंदर में क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी। अब डायग्राम में चलो, देखो ए डी प्लस डी सी हमको यहाँ पे मिला है, तो ए डी प्लस डी सी को हम डायरेक्ट ए सी लिख सकते हैं चित्र से। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ एक ए सी है, इतने की जगह एक और ए सी लिख सकते हैं, दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। इस साइड क्या चल रहा है ऑलरेडी हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमको जो प्रूव करना था वो मिल गया है कि कर्ण का स्क्वायर बाकी अन्य दो जो भुजा है उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। देखो 13वां में ही अथवा में आया था 2022 में, अभी जो पहले आया था वो देखिए, अब इसी के साथ में ये आया था, दोनों में से कोई एक हमको बनाना था। तो ये क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब चतुर्भुज का एक खासियत क्या है, मान लो जिसमें 4 भुज है वो चतुर्भुज हो गया, इसमें 4 कोण बन गए ए बी सी डी। तो चतुर्भुज में होता क्या है कि सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, मतलब ए सी हो गया एक कोण और एक हो गया बी डी। ठीक है, तो ए प्लस सी करेंगे और बी प्लस डी करेंगे तो ये दोनों क्या होता है, 180 अंश होता है। चतुर्भुज में ऐसा होता ही है। ठीक है, और चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा 360 हो जाएगा। तो हमको इसमें प्रूव करके यही बताना है कि चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कैसा होता है बताओ। तो ठीक है, बताते हैं कैसा होता है। सबसे पहले देखो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज बोला। चक्रीय चतुर्भुज मतलब कि चारों ओर से वो घिरा रहेगा चक्रीय रूप से। ठीक है, अब बनाए हम एक चतुर्भुज, तो ये चतुर्भुज खुद कैसा भी बना सकते हो। ठीक है, आपका मन है, 4 भुजाएं बस होनी चाहिए और चारों ओर से बंद होना चाहिए। तो ये चतुर्भुज बन गया, जिसको हम नाम दे दिए क्या, ए बी सी और डी। इसके त्रिभुज क्या बोलते हैं, सर्कल का केंद्र, गोले का केंद्र है ये, जिसको हम बोल दिए ओ। अब क्या किए, ए से ओ को मिला दिए और ओ से सी को मिला दिए। जो चीज़ किए क्वेश्चन में लिखोगे आप सॉल्व करके, सॉल्व लिखना, उसके बाद लिखना कि दिया है चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, फिर सिद्ध क्या करना है वो लिखना, सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, लिख लिए। उसके बाद डायग्राम बना लिए, बन गया। उसके बाद क्या लिखोगे कि ए से ओ को और सी से ओ को मिलाया, वो कर लिए। अब उसके बाद देखो डायग्राम में पहुंच जाओ, अब सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि जो वृत्त है उसके जो केंद्र में जो कोण बनता है, ठीक है, एक कोण बन रहा है कोण केंद्र में और एक बन रहा है यहाँ परिधि में। अगर हम पहले देखें ए ओ सी में, ठीक है, ए ओ सी और ए डी सी में, ए ओ सी हुआ ए डी सी में, तो हमको क्या मिल रहा है, केंद्र में एक कोण बन रहा है ओ और यहाँ एक कोण बन रहा है डी। तो इसमें वृत्त में एक नियम होता है कि केंद्र में जो कोण बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो परिधि में बना कोण का, कोण डी का दुगना होता है। ठीक है, ये नियम है, केंद्र में जो कोण बनता है वो परिधि में बने कोण का दुगना होता है। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसी को देखो, अब पलट दो इसको, जैसे ए ओ सी था उसको अब सी ओ ए कर दो। ठीक है, सी ओ ए कर दो, और इधर क्या हो गया, ए बी सी हुआ ए बी सी में।
देखो एक कोण यहाँ भी तो बन रहा है बी में, और एक कोण इधर भी बन रहा है, ऐसा करके। तो इस बार ए ओ सी था तो नीचे में कोण बना था, अब सी ओ ए हो गया तो ऊपर से एक कोण बन गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो कोण ओ रहेगा इस बार कहाँ बन रहा है, बी में। परिधि में जो कोण बन रहा है वो बी है, तो केंद्र में बना कोण ओ, परिधि में बने कोण बी का क्या होगा, दुगना होगा। समीकरण क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब दोनों समीकरण को आपस में क्या करो, जोड़ दो। तो दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो यहाँ से कोण ओ प्लस कोण ओ मिलेगा, मतलब एक बार ये और एक बार ये। ठीक है, इसको कोण ओ लिखने के बजाय ऐसा लिख दो। पहले क्या लिखे थे, ए ओ सी था, ये ए ओ सी। उसके बाद क्या हो गया, ये सी ओ ए हो गया, सी ओ ए हो गया। ठीक है, ऐसा लिख दो। अब दोनों समीकरण को जोड़े तो ये और ये जुड़ेगा। तो देखो ए ओ सी प्लस सी ओ ए, ये और ये जुड़ा तो मतलब ये टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा टोटल। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर बिंदु रहता है तो उसके चारों ओर कितना डिग्री कोण बनता है, 360, सॉरी 180 बोला गया, 360 होगा। कोई भी अगर बिंदु रहता है उसके चारों ओर का कोण कितने का बनता है, चारों ओर का जो डिग्री बनता है वो बनता है 360 डिग्री। ठीक है, अब इधर क्या बन रहा है, ये दोनों जुड़ गया। अब ये दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 गुणित कोण डी प्लस कोण बी, ये दोनों हो रहा है। ठीक है, तो कोण डी प्लस कोण बी मिल रहा है, उसको एक बार फिर नीचे में लिख दो, कोण डी प्लस कोण बी। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लिए हैं, ठीक है ना, दोनों में 2 था, 2 कॉमन निकाल लिए तो अंदर डी और बी बचा। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। और इधर क्या बचा, कोण डी प्लस कोण बी। तो हमको देखो क्या मिल गया, कोण डी प्लस कोण बी, मतलब ये सम्मुख कोण है आपस में। यही हमको प्रूव करना था कि कोण डी प्लस कोण बी कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखो यहाँ से मिल गया। अब हमको ए और सी का प्रूव करना है। तो ए और सी का प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग ए बी सी डी कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ हमको पता है। और क्या पता है, डी और बी का वैल्यू पता है, डी और बी को जोड़ेंगे तो 180 हो रहा है, तो बच क्या रहा है यहाँ से, ए और सी बच रहा है। तो ए और सी रख दो, और बी डी की जगह क्या रख दो, 180 रख दो सीधा। इधर क्या है, 360। अब 360 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ए और सी कितना मिलेगा हमको, 360 में 180 जाएगा तो 180 मिलेगा। तो देखो डी और बी भी 180 मिल गया हमको, ए और सी भी 180 मिल गया। तो उस प्रकार से वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। ये आया था क्वेश्चन नंबर 12 में 2022 के, कि मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया है, वर्ष साधारण ब्याज सारणी में दिया है, हमको दोनों के बीच में ग्राफ खींचना है। ग्राफ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है वो बताते हैं पहले। देखो ग्राफ में क्या होता है, 4 अक्ष होते हैं। ठीक है, एक्स, एक्स डैश और वाई, वाई डैश। ठीक है, जिसमें इस साइड जो रहता है वो दोनों प्लस रहता है, इस साइड रहता है वहाँ पहला माइनस दूसरा प्लस, इधर दोनों माइनस, इधर पहला प्लस दूसरा माइनस। ये जान गए 4 चीज़। इससे आपको पता चलेगा कि जो सारणी, जो ग्राफ बनाना है हमको वो किस साइड में बनाना है। अब देखो आंकड़ा को देखो, इसमें ऊपर वाले भी सब प्लस है, ऊपर वाला एक्स को दर्शाएगा जो समय रहेगा। समय क्या, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ऊपर वाला एक्स को ही दर्शाएगा और नीचे वाला वाई को दर्शाएगा। ठीक है, तो एक्स में देखो सब प्लस में है, वाई में देखो सब प्लस में है, मतलब ये इन दोनों के बीच में यहाँ बनेगा। अब इसी को हम बड़े रूप से बना देते हैं। ठीक, तो इसी को बड़ा कर देते हैं एक्स वाई को, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो जाएगा इधर, और इधर एक्स डैश। लेकिन इस क्वेश्चन में इन दोनों का वैल्यू हमको चाहिए ही नहीं, ये हो गया 0। अब देखो दोनों प्लस में है, इधर बनेगा, ये पता चल गया। उसके बाद देखो ऊपर वाला एक्स को नीचे वाला वाई को दर्शाएगा। उस प्रकार से हमको क्या क्या है इसमें निर्देशांक मिल जाएगा, पहला मिलेगा 0 0, दूसरा मिलेगा 1 और 15, जहाँ 1 जो एक्स को और 15 वाई को दर्शाएगा। फिर मिलेगा 2 30, फिर 3 45, फिर 4 60, फिर लास्ट में क्या मिलेगा, 5 75। ठीक, 5 निर्देशांक मिल गए। अब इसको हमको इस ग्राफ में दिखाना है कि कहाँ पे वो है। सबसे पहले x देखो 0 से लेके 5 तक जा रहा है, तो इसको 0 से लेके 5 तक बना दो। ये 1 2 3 4 5, 0 से 5 चला गया। y देखो 0 से 75 जा रहा है, तो ऐसे करके 75 तक तो नहीं खींच सकते, इसमें जो दिया है वही लिखो। पहला दिया है 0, दूसरा क्या है 15 30 45 60 75। लेकिन ये चीज़ हमको
जो है यहाँ लिख के बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे कि एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वर्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष में जा रहे हैं तो ये 1 1 सेंटीमीटर का गैप रहता है, ग्राफ में ऑलरेडी पहले से बना बनाया। तो वहाँ 1 सेंटीमीटर जो है 1 वर्ष को दर्शा रहा है, ये 1 वर्ष हो गया, ये 1 वर्ष हो गया, ये 1 वर्ष हो गया, वो चीज़ लिखे। अब सेम वैसी वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, ये साधारण ब्याज, मतलब ये रुपए में होगा, है ना। तो ये 15, 30, 45, मतलब 15 का गैप है सब में, तो ये क्या हो जाएगा 15 रुपये। वाई अक्ष में क्या हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 रुपये, एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वर्ष। ये दोनों चीज़ लिखना जरूरी है, इसी से नंबर कट जाएगा नहीं तो। अब ठीक है, इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद अब हम सीधा बनाना चालू करते हैं। पहला रहेगा 0 0 में, तो वो यहीं पे है, तो यहीं पे रहने देते हैं। दूसरे का है 1 15, मतलब एक्स में 1 और वाई में 15, तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। दूसरा है 2 30, तो वाई में 30 और एक्स में 2, तो यहाँ पे मिलेगा। तीसरा यहाँ पे मिलेगा, चौथा यहाँ पे मिलेगा, पांचवा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग ये एक लाइन में, एक सीधा लाइन में ही मिलेगा। इन दोनों के बराबर में, इन दोनों के बराबर में, इन दोनों के बराबर में, ऐसा करके। तो जो मिलेगा उसको लास्ट में ऐसे करके एक लाइन खींच देना। ठीक है, जैसे ही लाइन खींचे और जहाँ जहाँ पे जो मिला है उसको लिख दो। यहाँ पे क्या है 1 15 है, तो 1 15 लिख दो। ये क्या है 2 30 है, तो 2 30 लिख दो। तीसरा बिंदु क्या है हमारा 3 45, चौथा है 4 60, पांचवा है 5 75, इसको लिख दो इतने को। ठीक है, इतना लिख दिए और सॉल्व हो गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही था इसमें। ठीक है, ग्राफ बनाना था, ग्राफ हम बना दिए। कैसे बनाए वो सब लिखे थे ऐसा करके, और ऐसा बना दिए, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। देखो अगला क्वेश्चन है 12वां, जिसमें दिया है पी ए पी बी है बराबर, दोनों बिंदु ए और बी का निर्देशांक दिया है, और जो पी है वो वाई अक्ष पर स्थित है, तो पी का निर्देशांक निकालना है। सॉल्व लिखोगे, सॉल्व लिखने के बाद दिया है क्या क्या दिया है। ए का निर्देशांक दिया है 2 0, बी का निर्देशांक दिया है -2 4, और पी का निर्देशांक दिया नहीं है। दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं कि पी का निर्देशांक एक्स वाई है। ठीक है, पी का निर्देशांक एक्स वाई हम माने, उससे हमको क्या पता चल रहा है, उससे पता ये चल रहा है कि पी जो है देखो वाई अक्ष पर स्थित है। दो बार लिखा गया क्या, पी जो है वाई अक्ष पर है, इसका मतलब क्या है बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। अब जो पी हमारा बन रहा है, ये जो है एड्रेस को बता रहा है कि कौन से बिंदु में कहाँ पे वो है। ए का बता दिया, ये एक्स वाई है, एक्स वाई, तो ए यहाँ पे मिल रहा है, इसके हिसाब से जहाँ भी मिलेगा। हमको पी का बात कर रहे थे, तो पी देखो वाई अक्ष में है, तो पी वाई अक्ष में है मतलब कि वो इसी में है, वाई से वाई डेस के बीच में कहीं पे वो है। ठीक है, कहीं पे भी वो है, तो वो देखो या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये y अक्ष में है, मतलब वो x के साइड नहीं है, मतलब ना वो इस साइड चला है, ना वो इस साइड चला है, ना इधर चला है, ना इधर चला है। मतलब वो ये जो चौक है, इस चौक में इन्हीं दोनों रास्ते में से किसी रास्ते में गया है वो, इस दोनों रास्ते में गया ही नहीं है बोल रहा है। तो उस स्थिति में अगर कोई भी बिंदु y अक्ष में रहता है तो उसका x अक्ष का मान क्या हो जाता है 0। अगर यहीं पे बोलता p x अक्ष में स्थित है तो y 0 हो जाता, लेकिन यहाँ क्या बोला है y अक्ष में स्थित है तो x क्या हो जाएगा 0। मतलब ये वाला जो x है, p का जो दो निर्देशांक मिलेगा, जैसे यहाँ देखो p का y, बिंदु a का y निर्देशांक 0 मिला है, सेम वैसे ही हमको बिंदु p का x निर्देशांक क्या मिलेगा 0, इसको हम 0y लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको अब y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू जैसे निकालेंगे p का निर्देशांक हमको मिल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए देखो ये दिया है पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब पी ए पी बी कैसे निकालते हैं, तो पी ए निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है हम पहले भी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल प्लस प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल में, ऐसा रहता है। अब वैल्यू रखते जाओ, देखो ये तो हम जान गए x2 y2 क्या है, ये x2 y2 है माना करके लिखोगे, ये x1 y1 है, और ये भी x2 y2 है। ठीक है, तो जो पी ए के लिए निकाल रहे हैं तो पी को देखेंगे और ए को देखेंगे। तो x2 कहाँ है, यहाँ है, तो जो जो है वो लिखते जाओ, 2 माइनस x1 क्या है 0, ये 0 क्यों हो गया क्योंकि y अक्ष में है, बता चुका हूँ। इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 क्या है हमारे पास 0 है, माइनस y1 क्या है y, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो कुछ खास तो होगा नहीं, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से ये प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वर्ग है इसका। तो ये पी ए निकल गया। ठीक है,
अब सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, पी भी निकालेंगे। तो पी भी निकालने के लिए पी बी, ये क्या निकलेगा, रूट ऑफ, यही फॉर्मूला रहेगा सेम। इस बार x2 और y2 बदल गया, इस बार x2 क्या है -2 और x1 तो 0 ही है जो कि माइनस में ही है, तो ऐसा हो जाएगा, प्लस y2 इस बार 4 हो गया और यहाँ क्या है y का हो जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस में, और यहाँ से क्या बचेगा, ये फॉर्मूला बन गया किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही होता है, तो वो लिख दिए। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 20 प्लस वाई स्क्वायर -8y, ये क्या निकल गया पी बी। ठीक है, पी ए निकल गया, पी बी निकल गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है मतलब कि, मतलब उसका ये है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, तो बराबर कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, पी ए इज इक्वल टू पी बी है, अतः करके क्या लिखोगे, अतः रूट ऑफ 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, रूट ऑफ 20 प्लस वाई स्क्वायर -8y के। अब यहाँ से देखो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 4 प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि देखो दोनों प्लस में है और इज इक्वल टू के अलग अलग साइड है, तो इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो ही जाएगा। मैं डायरेक्ट किया हूँ, आपको पूरा बना के करना है, ठीक है। तो अंदर से यहाँ क्या बचेगा, देखो 20 को हम यहीं रहने देते हैं, 8y को इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस में था जो, और इस 4 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ 20 था, उधर जाके -4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, 20 में 4 जाएगा तो 16, और 16 बटे नीचे में क्या रहेगा 8, y का मान कितना आ गया 2। तो p का निर्देशांक क्या निकल गया, एक 0 निकला, x वाला क्योंकि y अक्ष में था, और y वाला क्या निकला 2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 2022 के क्वेश्चन पेपर में 11वां क्वेश्चन में पूछा था बहुलक, जिसमें बहुलक निकालना था और ये हमको टेबल दिया था। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके पहले तो लिखोगे, देखो क्या सॉल्व करके ये बना लिया आप क्या, टेबल। टेबल बनाने के बाद यहाँ से आपको क्या क्या मिल रहा है ये देखो, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि फॉर्मूला में जो जो फिर ज़रूरत रहेगा उसके हिसाब से आगे बताऊँगा। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस, फिर ये ब्रैकेट में आता है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जान गए मतलब 4 नंबर आपके हाथ में है। अब इसको कैसे करोगे, अब इसमें सब होता क्या है, तो देखो सबसे पहले क्या करो, F1 क्या है वो बताता हूँ। टेबल देखो, इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति मतलब कितने बार वो आ रहा है ये, तो ये बता रहा है कि 0 से 10 के बीच का संख्या 4 बार आ रहा है, 10 से 20 के बीच का संख्या 10 बार आ रहा है, सेम वैसे ही आगे। सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है 16 बार, 20 से 30 के बीच का संख्या कितना आ रहा है 16, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 से 30 के बीच में होगा, ये यहीं से पता चल गया, ठीक है। क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा आ रहा है, बहुलक मतलब जो ज़्यादा आ रहा है उसी को बहुलक बोलते हैं, तो ये 16 है। अब क्या करो, यही हो जाएगा F1, जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो क्या हो गया F1। इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0, जो कि कितना है 10। इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा F2, जो कि कितना है 12। तो F1 F0 F2 तो मिल गया क्वेश्चन में, ये बीच का मिल गया। अब H क्या होता है, तो H होता है ये दोनों के बीच का अंतर, वर्गांतर को बोलते हैं H। तो वर्गांतर कितना है, सब में 10-10 का अंतर है, चलो लिख के बता देने इसको, इसी को ही लेकर चल देते हैं। तो वर्गांतर क्या लिखोगे, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, H मिल गया। H के अलावा क्या बच गया L, जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति आ रहा है इसी के वर्गांतर का पहला वाला जो रहता है वो कहलाता है L, ठीक है। बस इसमें इतना ही चीज़ था। अब ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूज़ हैं, सबको रख दो, बन जाएगा L कितना है 20 प्लस F1 माइनस F0, मतलब 16 में 10 जाएगा तो 6। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग पूरा डिटेल्स लिख के करना, ठीक है। F1 माइनस F0 की अभी 2F1, मतलब कि 16 दूनी कितना हो गया 32, माइनस F0 कितना है 10, माइनस F2 कितना है 12, ये लिख लिए। और गुणा में क्या रहेगा 10। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, क्या हो जाएगा 20 प्लस ऊपर में 6 ही रहने दो, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 आएगा नीचे में,
है ना, क्योंकि ये दोनों 22 हो गया, इधर 10 आएगा, और ये इधर क्या है गुणा में 10 है, ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, और 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, जो कि 20 और 30 के बीच में हमको पहले से पता था 20 और 30 के बीच में आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि क्या है बहुलक है। उसके अथवा में ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था, समांतर माध्य निकालना था, टेबल दे दिया है, अब समांतर माध्य निकालना कैसे है। तो समांतर माध्य होता क्या है, कुल मिला के औसत होता है समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य मतलब कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इसमें कैसे करेंगे टेबल में उसको, तो टेबल में करने के लिए देखो एक चीज़ क्या समझ में आ रहा है कि जो प्राप्तांक 30 है वो 6 बार आया है, टोटल कितने बार आ गया 180 बार। जो 35 है वो 5 बार आया है, जो 38 है वो 6 बार आया है, जो 40 है वो 8 बार आया है, ऐसे करके ये सब आया है। तो ये बारंबारता मतलब कितने बार आया है वो बता रहा है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा, मान लो इसको f मान लो, इसको x मान नहीं, इसको x मानो, क्योंकि बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, तो उसको f से दर्शाते हैं, और ये प्राप्तांक को x मान लो, और यहाँ पे निकाल लो fx मतलब टोटल कितने बार आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है 6 बार, मतलब कितना हो गया 180। इसका इससे गुणा हो गया, अब इसका इससे गुणा होगा, तो 5 पचे 25 का 5 हासिल किया 2, 5 तिया 15 17, इसको निकालोगे तो 8 छक्का 48 का 8 हासिल किया 4, 6 तिया 18 और 4 22, ये हो जाएगा 8 चौक 32, ये हो जाएगा 320, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल किया 1, 6 चौक 24 1 25, 45 दूनी 90, 48 दूनी 96, ठीक। ये निकल गया। सॉल्व लिखोगे, सॉल्व लिखने के बाद टेबल ये वाला बनाओगे, उसमें एफ एक्स और जोड़ दोगे, इन दोनों का गुणा करके एफ एक्स निकाल दिए, तो यहाँ टोटल एफ कितना हो गया, क्योंकि देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला ही होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं का संख्या, ठीक है। तो ये संख्याओं का योग हो गया और ये संख्याओं का संख्या हो गया, तो ये दोनों को जोड़ लेते हैं, तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा देखो, 6 5 11, 6 17, 8 25, 6 31, 2 33, 2 35, एफ आ गया 35। और इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा देखो, मैं जोड़ के रखा था, इसको जोड़ोगे तो आएगा 1341, ठीक है। ये क्या है एफ एक्स, समेशन, समेशन का मतलब जुड़ा हुआ। तो यही चीज़ अब हमको इसमें निकालना है। समांतर माध्य का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, समांतर माध्य में संख्याओं का योग कौन सा निकल रहा है, एफ एक्स निकल रहा है, इसको समेशन में लेंगे क्योंकि इसका योग है, और संख्याओं का संख्या उनको भी आपस में जोड़े ही हैं, जो कि क्या है समेशन ऑफ एफ। तो इसी में मान रख दो 1341 बटे 35। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, दशमलव में आएगा। सॉल्व में किया था कितना आया था 38.3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक तीनों सेट में सेम रहता है, क्योंकि ये 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। इससे पहले का जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से 10 तक, 1 से 10 तक, ये क्या रहते हैं सारे सेट में अलग अलग रहते हैं। तो हम जो आज देखे और इससे पहले जो वीडियो में देखे थे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक, तो 2022 के तीनों सेट में ये आए थे। अब 2022 के तीनों सेट में जो छोटे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, उनको भी देखेंगे, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। आपको अगर ये हमारा सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।